वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अपना सेल बायोलॉजी चल रही है। सेल बायोलॉजी में आज अपना जो मेन फोकस रहेगा सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपकी ईआर है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में देख लेंगे, इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेंगे, फंक्शन देख लेंगे, टाइप देख लेंगे, हर एक चीज देख लेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली है। इसके अंदर जो छोटे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उनको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से एग्जाम में आपको लिख के आना है, कैसे एक्सप्लेन करने के आना है, कौन सा डायग्राम बना के आना है, क्या करना है, हर चीज अपन डिटेल में देख लेंगे। आप सबको पता है कि बीएससी सेमेस्टर की अपनी सारी क्लासेस हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर आपके लास्ट सेमेस्टर के ऑलमोस्ट हर लेक्चर, वीडियो लेक्चर है, वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। एंड देखिए, यहां सिर्फ आपको समझना है, इसके भी जो कंप्लीट नोट्स रहते हैं वो नोट्स आपको कहां मिल जाते हैं, प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं टेलीग्राम पे। फिर भी यदि आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम के अलावा जो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, इन सारी जगह पे भी आपको नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो नोट्स की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपको सिर्फ समझना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। सिर्फ आप समझिए, क्योंकि मैं इतना कहता हूं समझ लोगे तो आप लिख के एग्जाम में आराम से आ जाओगे। तो चलिए बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपनी सेल बायोलॉजी चल रही है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन देखते हैं क्या होती है। अब सबसे पहले जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वर्ड का जो मीनिंग है, उस मीनिंग को यदि अपन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, एंडो का मतलब किससे हो गया, इनसाइड, नाम से पता चल रहा है। एंडो का मतलब हो जाता है इनसाइड, किसी चीज के अंदर। जबकि प्लाज्मिक का मतलब हो जाता है साइटोप्लाज्म ले लीजिए, आपका प्रोटोप्लाज्म ले लीजिए। एंड रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, एक नेटवर्क प्रेजेंट रहता है। उस नेटवर्क को अपन क्या बोलते हैं, ईआर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ईआर बोल देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। चलिए थोड़ा सा अपन डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिरकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या है। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। मतलब ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क है वो प्रेजेंट रहता है। कहां रहता है, आपकी साइटोप्लाज्म। कहां पे प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का एक कॉम्प्लेक्स क्या प्रेजेंट है, नेटवर्क प्रेजेंट है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये कोई भी आपकी सेल थी, देखिए ये पूरी की पूरी क्या थी, आपकी कोई भी एक सेल थी। इस सेल के अंदर क्या था, जो आपका न्यूक्लियस रहता है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ इसको थोड़ा सा जूम अपन ने किया है, जूम करके देखा तो इसके चारों ओर ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर आप देख रहे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। थोड़ी सी और डेफिनेशन देखें तो जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप था, उस लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा गया कि एक नेट प्रेजेंट था साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या था, एक नेट प्रेजेंट था। उस नेट को क्या नाम दे दिया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे दिया। इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन अच्छी लगे वो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसको डिस्कवर किसने किया था। तो याद रखना, इसको डिस्कवर किसने किया था, जो पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था। सन पूछ ली जाए तो याद रखना, डिस्कवर कब किया था, 1945 के अंदर पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर कर दिया था। लेकिन एक्चुअल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नाम है, वो नाम इन्होंने ही दिया था 1953 में। तो याद रखना, डिस्कवर तो पोर्टर ने कब किया था, 1945 में किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नाम है, जो टर्म है, ये टर्म उन्होंने दी थी 1953 में। किसने दी थी, पोर्टर ने। दोनों का आंसर ही क्या रहेगा, आपका पोर्टर ही रहेगा। तो चलिए, ये तो मैंने बात कर लिया, इसका थोड़ा सा बेसिक देख लिया। अब अपन देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर प्रेजेंट रहती है, इसकी उपस्थिति देख लेते हैं, ऑक्यूपेंसी देख लेते हैं कि आखिरकार कहां पर ये प्रेजेंट रहती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपको मेनली कहां देखने को मिलेगी, जो आपकी यूकेरियोटिक सेल्स होगी। कहां देखने को मिलेगी, जो आपके यूकेरियोट्स होंगे, जो यूकेरियोटिक सेल होगी, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो देखने को मिलेगी। फिर भी अपवाद आ जाता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो यूकेरियोटिक सेल होगी, उन सारी यूकेरियोटिक सेल के अंदर ही आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगी। अपवाद के रूप में बात करें तो आपकी जो मेच्योर आरबीसी आ गई एंड आपकी जो एम्ब्रियोनिक सेल्स आ गई, इनके अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, आपकी absent होती है। क्या होती है, absent होती है। अब देखिए, एग्जामिनर आपसे कंफ्यूज करने के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए एग्जाम के अंदर आपके पास डायग्राम थी, ज्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, अपवाद के रूप में किसको याद रख लेते हैं, ओनली फॉर आरबीसी को याद रख लेते हैं कि भाई आरबीसी के अंदर अपसेंट होती है। लेकिन आरबीसी के आगे अपन ने क्या लिखा है, आरबीसी के आगे अपन ने क्या लिखा है, मेच्योर आरबीसी। देखिए, आरबीसी जब मेच्योर होने, जब आरबीसी कंप्लीट रूप से मेच्योर हो जाती है, तब उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, अपसेंट होती है। लेकिन इनमेच्योर जो आरबीसी होती है, मतलब जो इनमेच्योर जो आरबीसी होती है, उसके अंदर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब एग्जामिनर कभी कभी आपसे क्या ऑप्शन चार्ट दे देगा, उसके अंदर से एक ऑप्शन दे देगा कि मतलब क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इनमें से किसके अंदर एब्सेंट होती है।
उनके अंदर एक एग्जांपल मान लीजिए आपके सामने आ जाता है एम्ब्रियोनिक सेल और एक आ जाता है मेच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी, एक क्या आ जाता है इमेच्योर आरबीसी ऑप्शन आ जाता है। तो अब आपको नाम आपने क्या याद रखा है, माइंड में आपके क्या रहेगा कि आरबीसी नाम आ गया, आरबीसी नाम आ गया मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, अपसेंट रहेगी। लेकिन याद रखना मेच्योर जो आरबीसी रहेगी उसी के अंदर अपसेंट है, लेकिन इमेच्योर आरबीसी में क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, एम्ब्रियोनिक सेल्स आ जाएगा। इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो मेन आपको क्या याद रखना है कि ओनली फॉर मेच्योर आरबीसी में ही क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपसेंट होती है, जबकि इमेच्योर आरबीसी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो स्पर्म रहता है, जो स्पर्म रहता है मतलब मेल का जो स्पर्म होता है उसके अंदर भी आरबीसी प्रेजेंट रहती है, सॉरी उसके अंदर भी आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो ये क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी अपन आगे स्ट्रक्चर बात करेंगे तो इसके 3 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। उन 3 स्ट्रक्चर में से ओनली फॉर जो वेसल्स होती है, ओनली फॉर जो वेसिकल स्ट्रक्चर होती है वही क्या होती है, स्पर्म के अंदर आपको देखने को मिलती है। मतलब जो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही आपको स्पर्म के अंदर क्या होगी, देखने को मिलेगी। इसके अलावा जितने भी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उन सबके अंदर आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होती है, कंप्लीटली अपसेंट रहती है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो आपकी मसल्स रहती है ना, उस मसल्स के अंदर भी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन मसल्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको एक नया नाम दे दिया जाता है। वो नाम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दे दिया जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, एसआर बोल देते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपका मसल्स रहेगी, मसल्स की जो खुद की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको क्या बोला जाता है, एसआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, न कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि आपकी जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहां पे आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, ये सबसे ज्यादा डेवलप होती है। वे डेवलप इन प्रोटीन सिंथेसिस सेल्स, मतलब आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी वो जहां पर सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वहां पे ज्यादा क्या होती है, डेवलप होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर एग्जांपल की बात करें कहां सबसे ज्यादा होगी, जो आपकी प्लाज्मा सेल्स होगी वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज्यादा डेवलप होगी। लिवर सेल्स के अंदर, इंटेस्टाइनल सेल हो गया, इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ आप जो आपकी कौन सी आ गई, इंटरस्टिशियल सेल, सॉरी इंटरस्टिशियल सेल्स होगी आपकी टेस्टिस की। इसके अलावा जो पेनक्रियाटिक सेल होगी, आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, यहां पे क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक जो आपकी रेटिकुलम होती है सबसे ज्यादा क्या होती है, वेल डेवलप होती है। चलिए ये तो अपने बात कर ली कि कहां कहां देखने को मिलेगी। अब थोड़े से अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये, इसके अंदर आपकी टोटल कितनी, 3 स्ट्रक्चर से, 3 चीजों से मिलकर आपका क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहती है, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे अटैच देखने को मिल जाती है। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये तो आपकी कौन सी आ जाती है, आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, 2 टाइप की होती है। अब 2 टाइप की होती है, उसमें से याद रखना जो रफ वाली होती है इसके ऊपर तो आप देख रहे हैं डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये डॉट डॉट आपके क्या है, राइबोसोम्स होते हैं। जबकि आप स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं, ये वाले जो स्मूथ है, जो आपके ट्यूब्यूल्स की तरह, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स आपकी स्मूथ के अंदर ही ज्यादातर देखने को मिलती है। जबकि जो आपकी, देखिए यहां पर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 क्या होती है, 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। 3 स्ट्रक्चर कौन कौन सी आ जाती है, देखिए सिस्टर्नी आ जाती है, आपकी वेसिकल्स आ जाती है, एंड ट्यूब्यूल्स आ जाती है। इन तीनों के अंदर से जो सिस्टर्नी होती है ना, वो सिस्टर्नी सबसे ज्यादा आपको कहां देखने को मिलती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसके अंदर ज्यादा डेवलप होती है। जबकि जो वेसिकल्स एंड जो ट्यूब्यूल्स होती है इनके अंदर ये आपकी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा डेवलप होती है, ये आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। ये आप चीज आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है। वैसे सारी चीजें अपन इनको देखेंगे कि भाई कौन कौन से टाइप से, तीनों टाइप से क्या इनका फंक्शन रहता है, क्या नहीं रहता है। तो ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, एंड आप देख रहे हैं कि रफ पे ही क्या है, आपको सिस्टर नहीं है वो देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या आ जाती है, स्ट्रक्चर आ जाती है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि इसके जो अपन ने बात की थी कि कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। इन 3 टाइप्स में से सबसे फर्स्ट नंबर के टाइप की बात कर लेते हैं जिसका नाम है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी की शेप कैसी होती है, शेप आप देख रहे हो सिस्टर्नी कैसी है, फ्लैटेड होती है। देखिए कुछ इस तरह की क्या होती है, इसकी कुछ इस तरह की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है सिस्टर्नी की। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके राइबोसोम्स इसके ऊपर लगे रहते हैं।
तो ये कैसी होती है, देखिए इसमें किसी भी तरह की ब्रांचिंग आपको नहीं देखने को मिल रही है। तो इसकी शेफ कैसी होती है, ये फ्लैटेंड होती है, इसके अलावा अनब्रांच होती है और क्या होती है, काफी लंबी होती है। कैसी होती है, लॉन्ग होती है। इसके डायामीटर की बात करें या इसकी थिकनेस की बात करें तो इसका डायामीटर कितना होता है आपके 40 से कितना, आपके 40 से कितना, आपके 40 से 50 एनएम तक क्या होता है इसका, नैनोमीटर तक क्या होता है इसका डायमीटर होता है। एंड ये जो आपकी सिस्टर्नी होती है ये सबसे ज्यादा वहां देखने को मिलेगी जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। जहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वहां पे आपको क्लियरली क्या देखने को मिल जाएगी, आपकी सिस्टर्नी देखने को मिल जाएगी। क्यों सुना जाता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि सिस्टर्नी के ऊपर ही आप देखें राइबोसोम्स यहाँ पे ही आपको देखने को मिलते हैं। राइबोसोम को ही क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। जब अपन ने राइबोसोम पढ़ा था उसके अंदर अपन ने देख लिया था। तो पहला तो अपन ने देख लिया आपके सिस्टर्नी के बारे में। अब सेकंड यदि अपन देखें, सेकंड बात करें तो आ जाती है आपकी ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ट्यूब्यूल्स से आप देख रहे हैं कि ये आपके ट्यूब्यूल्स है। तो ट्यूब्यूल्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसी होती है, इनरेगुलर होती है। कैसी होती है, इनरेगुलर होती है, ट्यूबुलर होती है, ब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड होती है। इसमें देख रहे हैं ब्रांचिंग भी निकल रही है, अनब्रांचिंग भी निकल रही है। इसके अलावा इनकी स्ट्रक्चर एक सिंगल ऐसे अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनरेगुलर क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है। इनकी थिकनेस या अपन बात करें इसके डायामीटर की बात में तो इसका डायामीटर का कितना होता है, 50 से 100 नैनोमीटर तक क्या होता है इसका डायामीटर होता है। अब बात करें कि ये आपको कहां देखने को मिलेगी, तो ये आपको उस स्थान पे देखने को मिलेगी जहां पे स्टेरॉइड, जो आपके स्टेरॉइड्स होता है इसका सिंथेसिस क्या होता है, जहां पे होता है वहां पे आपको जो ट्यूबुलर से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वहां आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो रेटिनल्स आपकी सेल्स होती है, रेटिनल सेल्स होती है, वहां भी क्या होती है, ट्यूबुल क्या होती है, बहुत ज्यादा डेवलप होती है। रेटिनल सेल्स के द्वारा क्या किया जाता है, जो आपके विटामिन ए है, इस विटामिन ए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। चलिए दो टॉपिक ने बात कर ली, थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं, वेसिकल्स। सॉरी, थर्ड नंबर के अपन बात कर लेते हैं वेसिकल्स की। वेसिकल्स की बात करें तो आपकी वेसिकल्स की आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसी, ओवल शेप है ना, अंडे के जैसी क्या होती है देखने को मिलती है। एंड इसके अलावा क्या हो सकती है, स्पाइरल भी कई कई जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके डायामीटर की बात करें तो इसका डायामीटर कितना होता है, 25 से लेकर 500 नैनोमीटर तक क्या हो सकता है, इसका डायामीटर हो सकता है। इसके अलावा जो पेनक्रियाटिक सेल हो गया, आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस सेल होगी, उनको कंस्टेंट क्या करती है, मोर। देखिए जैसे क्या होता है, अपन बात कर रहे हैं कि जो ये देखिए वेसिकल्स है, अब ये एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह की क्या है, वैक्यूल है। इन्हीं के अंदर क्या होता है, जब डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक लेके जाने का काम होगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा, जो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, इनके अंदर वो इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह ये ले जा सकती है। इसलिए इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का इनका मेन मकसद रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यदि अपन टाइप्स की बात करें तो ये मेनली कितने टाइप्स की होती है, आपके दो टाइप्स की आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए प्रेजेंट एंड अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट है या राइबोसोम अब्सेंस है, इस आधार के ऊपर कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की आपकी होती है। एक तो आ जाती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आ जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। एंड जो स्मूथ होती है उसको क्या बोला जाता है, एग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं कि जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोले तो RER होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये आपके इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, राइबोसोम्स होगा। जब अपन स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें ही आपको क्या होगा, राइबोसोम्स है वो देखने को मिल जाएगी। अब देखिए रफ एंडोप्लाज्म, अब एक चीज मेरे को बताइए, मान लीजिए कि ये बोर्ड है एकदम चिकना है, किसी भी तरह के क्या इसमें खुरदराहट नहीं है, तो यहाँ पे यदि मैं कोई भी चीज रखूंगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो ठीक ऐसे ही जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे रफ नहीं होने के कारण, स्मूथ होने के कारण जो आपके राइबोसोम्स है उसके ऊपर क्या होते हैं, अटैच नहीं हो पाते, टिक नहीं पाते। जबकि ये वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ है। अब यही बोर्ड यदि ऐसे रफ होता, यही ऐसे रफ होता तो इन खांचों के अंदर क्या होगा,
आपके राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाते हैं, राइबोसोम रुक जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं वो आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, रफ वाले पार्ट पे ही आपको देखने को मिलते हैं, कि स्मूथ वाले। स्मूथ वाले क्या होते हैं, चिकनी होती है, इसलिए वहां पे जो आपके राइबोसोम है वो रुक नहीं पाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, तो अब जो आपकी सीधी सी बात है कि राइबोसोम यहाँ रुक रहे हैं, तो आपकी जो आरईआर रहेगी, जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, यहीं पे आपके प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम की संख्या भी क्या है, नंबर्स में क्या है, ज्यादा है। जबकि अपन आरईआर होती है ये कंस्टेंट मोन सिस्टर्नी, मतलब आरईआर होगी। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि सिस्टर्नी भी वहां देखने को मिलेगी जहां पे आपके क्या होंगे, सबसे ज्यादा राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। तो आरईआर होता है जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे आपको सिस्टर्नी ज्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स एंड जो वेसिकल्स है इनकी तुलना में आरईआर पे आपको क्या देखने को मिलेगी, सिस्टर्नी होगी, ये ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि सिस्टर्नी ही यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स सबसे ज्यादा है। ये स्ट्रक्चर किसके आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसपे आप देख रहे हैं कि जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके क्या है, राइबोसोम्स है। चलिए अब एक छोटी सी चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे एक नाम आपको दिखाई देना होगा, पोलीराइबोसोम कंडीशन फाउंड इन आरईआर। पोलीराइबोसोम नाम से ही पता चल रहा है एक से ज्यादा राइबोसोम्स। तो एक से ज्यादा राइबोसोम मतलब इस तरह से राइबोसोम की जो चेन होगी वो चेन भी आपको आरईआर के अंदर ही देखने को मिलेगी। और इस तरह की जो कंडीशन होगी, जब राइबोसोम एक से एक 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 क्या रहते हैं, एक दूसरे के ऐसे अटैच रहते हैं, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पोलीराइबोसोम कंडीशन बोला जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब मैंने अभी बताया कि जो पोलीराइबोसोम मतलब सॉरी, ये जो राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपके मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं राइबोसोम क्या है, इससे अटैच है। राइबोसोम्स क्या है, यहाँ पे अटैच है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि ये राइबोसोम देखिए, इससे क्या है, अटैच है। ये राइबोसोम अटैच है, तो ये राइबोसोम किसी ना किसी प्रोटीन के कारण तो अटैच होंगे ही। ऐसे तो है नहीं कि अपने आप किसी ना किसी ग्लू तो इसमें लगा ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज यदि चिपका रहे हैं तो कोई ना कोई चीज की तो जरूरत पड़ेगी ना। अब यहाँ पे यदि कोई चीज चिपकानी है तो ग्लू से ही तो चिपकाऊंगा ना, वैसे तो चिपक नहीं जाएगी। तो मान लीजिए वो ग्लू का काम कौन करता है, तो वो जब ये चीज से चिपकती है, जब ये यहाँ से चिपकती है तो उसमें क्या होता है, एक प्रोटीन की जरूरत रहती है। उस प्रोटीन के यहाँ दो तरह के प्रोटीन है वो यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे राइबोफ्लोन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोन सेकंड, ये दो प्रोटीन होते हैं। इन्हीं के कारण क्या होते हैं, राइबोसोम जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। ये दो तरह के प्रोटीन आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो अपन ने बात कर लिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फर्स्ट टाइप की। सेकंड टाइप की यदि अपन बात करें, एग्रेन्युलर, किसकी बात कर रहे हैं, एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पे आपको जो राइबोसोम्स होंगे वो नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब राइबोसोम्स होंगे वो मेम्ब्रेन से क्या रहते हैं, अटैच नहीं। यहाँ देख रहे हैं राइबोसोम मेम्ब्रेन से अटैच बिल्कुल भी इस तरह की किसी भी तरह के आपको डॉट नहीं दिखाई यहाँ दे रहे हैं। अब क्या होता है, आरईआर क्या होती है, मेजर साइट। ये देखिए, अब ये देखिए मेन चीज यहाँ देखिए, जो जब कभी कभी क्या है क्वेश्चंस के अंदर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो डिफरेंस किस तरह से देखना है, पहला डिफरेंस तो क्या गया था, यहाँ पे तो क्या था, राइबोसोम प्रेजेंट था आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके राइबोसोम्स एब्सेंट है। देखिए, डू नॉट हैव कि मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, किसी भी तरह के राइबोसोम नहीं दिख रहे। ठीक ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये मेजर साइट जो आपके एसईआर है, मेजर साइट किसकी है, किसके सिंथेसिस के, लिपिड एंड स्टेरॉइड की क्या है, मेजर साइट होती है। यहाँ पे इनका सिंथेसिस होता है। जबकि अपन बात किया था अभी अपन ने कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक है, ये मेन सिंथेसिस यहाँ किसका होता है, आपके प्रोटीन का। मेन सिंथेसिस क्या होता है, प्रोटीन। तो मेन प्रोटीन का सिंथेसिस मेन साइट कौन सी होगी, आपकी आरईआर होगी। एंड जो लिपिड है, स्टेरॉइड है, इनकी जो मेन साइट है वो साइट आपकी कौन सी होगी, एसईआर होगी। इस तरह के जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक ऐसे ही यहां पर अपन ने बात किया था कि जो आपके आरईआर है इसके अंदर सिस्टर ने क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है, किसके कंपेयर में, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के। ठीक ऐसे ही जो आपकी एसईआर है इसके अंदर ट्यूब्यूल्स एंड जो वेसिकल्स आपकी ये ज्यादा देखने को मिलती है, किसके कंपेयर के अंदर, आपके सिस्टर्नी। मतलब यहाँ पे ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, किसके कंपेयर में, सिस्टर्नी। क्योंकि सिस्टर्नी आपको वही देखने को मिलेगी जहां राइबोसोम की संख्या होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो चलिए मेन फंक्शंस की बात करें कि आपकी एसईआर का मेन फंक्शन क्या है। तो आरईआर का मेन फंक्शन क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस करना था। ठीक ऐसे ही इसका मेन फंक्शन क्या हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। मतलब कोई भी ऐसी डिटॉक्सिक चीज आ गई है
उनको क्या करना, हटाना, उनको साइड में कर देना। इसके अलावा जो कैल्शियम आयन रहते हैं उनको स्टोर करने का काम किसका होता है, आपके SCR का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। चलिए, ये स्ट्रक्चर आपको सामने दिखाई दे रही होगी, ये आपके ट्यूब्यूल्स हो गए, सिस्टर्नी वगैरह सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके फंक्शंस की, कि आखिरकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेन फंक्शंस क्या है। तो इसका मेन फंक्शन तो क्या करता है, ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। जो सेल्स रहती है उन सेल को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम किसका रहता है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रहता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है किसी भी चीज का। इंटरसेलुलर, देखिए मैंने आपको बताया था कि ओनली फॉर जो वेसल्स होती है, वेसल्स क्या थी, खाली जगह थी। वेसल्स क्या थी, इसके अंदर क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को लेके जा रही थी। मतलब इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका रहता है, RER का रहता है। वो भी कौन सी RER का, वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट बात करें तो ये आपके जो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो गया एंड जो इसका स्टोरेज हो गया, ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस हो गया, इसका जो स्टोरेज हो गया, जैसे अपने लिपिड वगैरह की बात की थी, इनका भी स्टोर करना वो कौन करता है, आपकी स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा किया जाता है। प्रीवियस स्लाइड में ही अपने बात की थी। इसके अलावा किसी भी मतलब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, उसको डिटॉक्सिफाई करना वो काम भी किसका रहता है, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रहता है, या बोले तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रहता है। मैंने यहाँ पे मेन चीज बताई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आप लिखना चाहे तो ओनली फॉर ER भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। बस SCR लिख दोगे तो आप अगला एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि अगले को एग्जैक्ट पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा ही किया जाता है। जब ये क्या होती है कि जो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज बाय SCR, कि जो माइक्रोबॉडीज है उनका भी फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है, SCR का किया जाता है। छोटी छोटी जो माइक्रोबॉडीज होती है, मतलब जो वेसिकल्स माइक्रो, जो आपके SCR में भी जो वेसिकल्स थी ना, वो वेसिकल्स क्या होती है, टूट जाती है, टूट के नए आपकी जो बॉडी होती है, सेल बॉडी होती है, उसका फॉर्मेशन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोक्सिसोम हो गया, ग्लाइकोसोम, जो ग्लाइओक्सिसोम हो गया, फिरोक्सिसोम हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें तो ये क्या करता है, कैल्शियम जो आयन रहता है उसको भी स्टोर कर सकती है, जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहती है। इसके अलावा जो प्रोटीन सिंथेसिस है, वो प्रोटीन सिंथेसिस तो किसके द्वारा किया जाता है, जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा किया जाता है। एंड आपके जो लिपिड्स का सिंथेसिस है, लिपिड्स के अंदर कौन आ गया, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल आ गया, स्टेरॉइड आ गया, इनका जो स्टोरेज है, सिंथेसिस है, वो सिंथेसिस कौन करती है, आपकी स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां तक कंप्लीट होगी। अपन इसकी स्ट्रक्चर देख लिए, अपन इसके टाइप्स देख लिए, अपन सारी स्मूथ एंड जो आपके रफ है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सारी चीजें देख ली। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाई चांस टेलीग्राम नहीं है तो इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप पेज से भी आप ज्वाइन हो जाइए, वहां भी सारी जगह आपको नोट्स है वो फ्री में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा। आपके BSc के कंप्लीट सेमेस्टर हो गया, MSc हो गया, हर चीज आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।